हेलो क्लास 12th। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर रूरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण विकास। इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स थे वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। साथ ही उन सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको ये नोट्स का PDF चाहिए तो वो भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे अभी 68% लोग ऐसे हैं, 68.2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। केवल 31% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ अगर आप कंटेंट देख रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे पास ऐसा नहीं है कि पहले के नोट्स थे देन वो मैं आपको दे रही हूँ। मैं खुद के आप लोगों की डिमांड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो। एक सब्सक्राइब पे आप प्लीज़ ज़रूर प्रेस करो और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। अदरवाइज फिर आप मुझे कंप्लेन करते हो कि वीडियोस नहीं आ रही हैं, जबकि डेली क्लास 11th और 12th के वीडियोस आ रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा जाता है कि व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास क्या है। भारत सरकार ने, यानी अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उनमें डेवलपमेंट के कुछ स्टेप्स लिए हैं। वो उनमें 4 स्टेप्स मेन है, जिसमें पहला है साक्षरता यानी लिटरेसी, विशेषकर नारी साक्षरता यानी स्पेसिफिक फीमेल एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। स्कूल, गांव में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे अब तो गांव में डिग्री कॉलेजेस भी खोल दिए गए हैं सरकार की तरफ से, जिनमें कंपलसरी कर दिया गया है कि इस एज से यहाँ तक के बच्चों का पढ़ना कंपलसरी है और नारी शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी हेल्थ और सैनिटाइजेशन। गवर्नमेंट हेल्थ को, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, और गांव में जो लोग रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए बहुत सारे कैंप टाइम टू टाइम गवर्नमेंट लगाती रहती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उन पर उन्हें कोई भी खर्चा नहीं करना होता, सिर्फ आपका मेडिकल चेकअप वगैरह रूटीन चेकअप वहाँ पर होता रहता है। नेक्स्ट, भूमि सुधार। आपको पता है कि हम पिछले जो चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे भारत की बहुत जनसंख्या ऐसी है जो गांव में भूमि कृषि पर आधारित है, तो उन सब के लिए भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स की सुविधा की गई है कि समय समय पर जांच की जाती है कि कौन सी जमीन में किस चीज की खेती अच्छी हो सकती है। तो वो सब भूमि सुधार में इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। निर्धनता निवारण यानी पॉवर्टी, इसको गांव में लोगों की जो कंडीशन है, इससे हम पिछले चैप्टर में ये पढ़ते आए हैं कि जो हमारी बहुत प्रतिशत जनसंख्या इस तरीके की है, पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया में जो कि कृषि पे निर्धारित है, या फिर जो गांव में रहती है, जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पे रह रही है, तो उनकी गरीबी को दूर करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे एजुकेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, या फिर उनको रोजगार दिलाने के लिए बहुत सारे कदम सरकार उठा रही है। तो ये सारे कुछ विशेष पॉइंट्स हैं। जिसमें नेक्स्ट है चैलेंजेज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है, लेकिन सरकार को इनमें कुछ चैलेंजेस यानी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ग्रामीण विकास की चुनौतियां। फर्स्ट है, उसमें भारत सरकार को 2 चुनौतियों का सामना विशेषकर करना पड़ता है। इंडिया गवर्नमेंट 2 तरीके की चुनौतियों का सामना, 2 तरीके की चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिसमें पहली है लिंगरिंग चैलेंज। लिंगरिंग मीन्स, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आपका जो भी है आप लैंग्वेज मीडियम आप उसमें देख लीजिएगा। लिंगरिंग मीन्स दोज चैलेंज और प्रॉब्लम्स विच आर फेसिंग बाय द रूरल एरियाज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि रूरल एरियाज में बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, वो कौन सी होती हैं? वो होती है लिंगरिंग चैलेंजेस। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हम लिंगरिंग चैलेंज के नाम से जानते हैं। उसमें एक एक करके पढ़ते हैं, तो पहले हम इस वाले पार्ट को ही कंप्लीट करेंगे। ये जो दूसरा है इमर्जिंग चैलेंजेस, उभरती हुई चुनौतियां, अभी वो प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि ये फ्यूचर में इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो 2 हैं यहाँ पे, कौन कौन सी? फर्स्ट है लिंगरिंग चैलेंज
और सेकंड है इमर्जिंग चैलेंज। आपके कोर्स में दोनों है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड बहुत छोटा पार्ट है। हिंदी में इसे बोलते हैं लंबी चुनौतियां, और इमर्जिंग चैलेंज को हिंदी में बोला जाता है उभरती हुई चुनौतियां। लिंगरिंग चैलेंज का ए पॉइंट लिखा हुआ है, द चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट यानी लोन। देखो, रूरल एरियाज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी, ये तो समझ में आ रहा था कि कैसे सुधार लाया जा सकता है, लेकिन वहां हर सुधार लाने के लिए क्रेडिट देना पड़ता है, लोन देना पड़ता है, पैसे चाहिए होते हैं, वो वहां पर नहीं थे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र में क्रेडिट फैसिलिटी और लोन फैसिलिटी यानी उधार या ऋण सुविधा एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। गवर्नमेंट भी उस टाइम पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी, तो गवर्नमेंट को बाद में ये समझ में आया कि हमें रूरल एरियाज में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है वो वहां पर रह रही थी। इसके बाद में जो इसी का सेकंड पॉइंट है, लोन फैसिलिटी नहीं होने के कारण किसान उत्पादन यानी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल, किसान के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उतना प्रोडक्शन कर पाए, उतने बीज खरीद पाए, उनको फर्टिलाइज कर पाए, तो वो सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करने को मिल रही थी। अब यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है कि किस किस तरीके के क्रेडिट, मतलब ऋण, क्रेडिट का मतलब होता है ऋण के प्रकार, कौन कौन से, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब लघु अवधि, जो कि छोटे समय के लिए होता है, कम टाइम के लिए होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मतलब ये नोट्स है तो मैंने चीजें बहुत शॉर्ट में भी लिखी है, आप लोग भी ऐसे नोट्स तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना, ताकि शॉर्ट में लिख लें। अप टू 1 ईयर, अगर 1 ईयर तक का लोन है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम 1 to 5 ईयर्स और लॉन्ग टर्म 5 to 20 ईयर्स। 5 से लेके 20 साल तक का अगर आपको लोन चाहिए तो वो किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म में। अब देखो, आखिर शॉर्ट टर्म में किस तरीके का लोन, मतलब किस लिए शॉर्ट टर्म की जरूरत पड़ सकती है। फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, आपको बीज के लिए जरूरत पड़ सकती है, खाद के लिए जरूरत पड़ सकती है। 1 साल में, मतलब 1 साल से कम का, क्योंकि एक फसल की जो टाइमिंग होती है वो कुछ 3-4 महीने की होती है ना। उसके बाद मीडियम टर्म के लोन की अगर बात करें या क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें, तो 1 से लेके 5 साल तक आपको क्या चाहिए होता है, ऐसा आपको मशीनरीज चाहिए होती हैं, जैसे जो भी खेती में जिन मशीनों की जरूरत है, ट्रैक्टर्स हो सकते हैं या जो हल होते हैं, या जो भी इस तरीके के मतलब मशीन्स होती हैं जो कि आपको खेती करने में हेल्प करती है, वो 1 से लेके 5 साल तक वाला जो लोन होता है उसमें आप ले सकते हो। देन लॉन्ग टर्म में आप क्या ले सकते हो, जैसे आपको लैंड के लिए चाहिए हो सकता है कि आपको जमीन चाहिए, मतलब फील्ड चाहिए प्रॉपर, जिसमें आप खेती कर सको, ठीक है। तो ये 3 तरीके की क्रेडिट फैसिलिटीज हैं। अच्छा, अब हमने क्रेडिट फैसिलिटी की बात कर ली, देन अब बात करते हैं सोर्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। ऋण के कौन कौन से स्रोत हैं, तो ऋण के स्रोत आपकी एनसीईआरटी की बुक में 2 दिए गए हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, यानी संस्थागत और गैर संस्थागत। इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, देखो मतलब अगर मैं पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अगर मैं अभी आपको ऊपर से थोड़ा बताऊं, इंस्टीट्यूशन यानी संस्था का मतलब होता है क्या है कि सरकार द्वारा अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं किसानों की मदद के लिए। गवर्नमेंट ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं किसान की मदद के लिए, क्योंकि किसान को ये जो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, किसान को लोन नहीं मिल पा रहे हैं, किसान को क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, उस सब के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट तो फर्स्ट हम होता ही है, देन सेकेंड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है सहयोगी समाज। थर्ड है यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स यानी वाणिज्यिक बैंक, और फोर्थ है रूरल रीजनल बैंक यानी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। जब गवर्नमेंट ने ये देखा, उसको महसूस हुआ कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है या ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सहयोग की जरूरत है, तो उन्होंने कुछ अपने ही, उनको पता था कि प्राइवेट सेक्टर्स तो उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स क्या है, बहुत ऊंचे दामों पर, मतलब उनको जो रेट ऑफ रिटर्न होता था वो बहुत ज्यादा हैवी होता था, तो किसानों के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है, तो वो उनसे तो वैसे भी लोन नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट आ गया है और गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 तरीके के ऐसे इंस्टीट्यूशनल में 4 कैटेगरीज में इनको बांटा। उसमें से फर्स्ट है गवर्नमेंट के बारे में पढ़े, अलग अलग स्कीम्स यानी गवर्नमेंट सरकार ने अलग अलग योजनाएं बनाई लोन देने की, किसानों को लोन देने की अलग अलग योजनाएं, जैसे आप सुनते भी होंगे न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज चैनल्स पे आप देखते हो कि सरकार किसानों के लिए बीज के लिए उनको लोन दे रही है, या फिर उनको बहुत कम दामों में उनको लोन दिया जाता है ताकि वो आराम से उसको चुका पाए। इसके बाद में सेकंड
धीरे धीरे करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो थी यानी सहयोगी समाज था वो आया आगे, और उन्होंने काफी हेल्प की ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी अगर किसानों की फार्मर्स की बात करें तो उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की। जिसमें से कौन कौन सी हेल्प्स थी ऐसी, लो रेट ऑफ रिटर्न, यानी रेट ऑफ रिटर्न जो था वो बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। जैसे अभी सेम मैंने आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर्स थे वो ऐसे भी लोन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास अगर इतना रिटर्न करने के लिए होता तो फिर तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको वापस कर सकते। तो लो रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड है रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट, जल्दी ऋण देना। मतलब ऐसा ना हो कि किसान ने आज लोन के लिए अप्लाई किया है और उनको लोन अभी ना मिलके जब तक उनकी नेक्स्ट फसल का टाइम आ रहा है तब लोन दिया जाएगा। तो इन्होंने सबसे सही चीज जो की वो यही था कि इन्होंने रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट यानी जल्दी ऋण देना स्टार्ट किया। अगर किसान को इस फसल के लिए क्रेडिट चाहिए होता था तो वो उनको इस फसल में सॉरी उधार दे देती थी, ठीक है, लोन दे देती थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता था, बहुत सारे जमींदार होते थे, मतलब बहुत सारे मनी लैंडर्स होते थे जिन्होंने किसान को पैसे देते थे खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होता था, उसमें ऋण भी बहुत आसानी से नहीं मिल पाता था। इनफैक्ट उसमें भी बहुत ज्यादा पार्शियलिटी हुआ करती थी कि जो लोगों को वो जानते थे उनको लोन आसानी से मिल जाता था और जिनको नहीं जानते थे उनको लोन नहीं मिल पाता। तो उस सबसे बहुत ज्यादा जो किसान थे उनको बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ और उस सबसे उनको अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने उनको किसानों को लोन देना स्टार्ट कर दिया। देन इसके बाद में नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक्स। अब कुछ प्रॉब्लम्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी देखने को आ रही थी, तो उनकी जगह पर नई बैंक आई, गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल बैंक्स बनाई। कॉमर्शियल बैंक क्या है भाई, 1955 में सबसे पहले एसबीआई आई। एसबीआई ने का जो मेन ऑब्जेक्ट था, अगर मेन पर्पस की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों को किसानों को ऋण देना ही था सबसे पहला। 1955 में एसबीआई आया। एसबीआई का जो मेन पर्पस था, मेन उद्देश्य था, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान थे उनको लोन देना था। इसके बाद में इसमें जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो है रूरल रीजनल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। इसमें 2 पॉइंट्स है, पढ़ते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे उनके लिए रीजनल रूरल बैंक बनाए गए थे। बहुत ज्यादा पिछड़े ऐसे गांव हैं कि जिनमें किसान है लेकिन वहां पे बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है। तो टेक्नोलॉजी तो तब आएगी ना, मतलब आप कोई ट्रैक्टर तब खरीद पाओगे जब आपके पास पैसा होगा, ठीक है। तो वो सब की हेल्प करने के लिए स्पेशली गांव के उन क्षेत्रों में जो कि बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे उनमें रीजनल बैंक्स आई, रूरल रीजनल बैंक्स। उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया ग्रामीण क्षेत्रों को ऊपर उठाने में, उनकी मदद की। इसके बाद में बी पॉइंट है, समाज यानी सोसाइटी के सबसे कमजोर तबके की मदद के लिए आगे आए। बिल्कुल, किसान एक ऐसा वर्ग हमेशा से समझा गया है, हमेशा से माना गया है कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मतलब बिल्कुल जब तक आपका प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक हम मतलब सारी चीज, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तब तक सारी चीजें गड़बड़ होंगी। तो जो सबसे कमजोर तबका था, जो सबसे कमजोर पार्ट था हमारा, उसकी हेल्प के लिए रूरल रीजनल बैंक्स बनाए गए और उन्होंने उनकी काफी ज्यादा मदद की। इसके बाद में जो सबसे सुप्रीम है, आपने शायद सुना होगा, नाबार्ड का नाम सुना होगा, NABARD। मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या है ये, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। इट इज अ सुप्रीम बॉडी, ये सबसे सुप्रीम बॉडी था। इसका काम पॉलिसीज बनाना, किसानों की उनकी हेल्प के लिए, उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाना था, प्लानिंग करना था तथा ऑपरेशंस पर नजर रखना था, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण पर नजर रखना था। क्योंकि अभी भी क्या हो रहा था यहाँ पे, किसको कितना, किस गांव में कितना लोन देना चाहिए, किस गांव की जो मशीन जो लैंड है वो कितनी ज्यादा सॉरी उस लैंड पे क्या चीज का प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, ये सब चीजों पर नजर रखना, प्लानिंग बनाना, पॉलिसीज बनाना, सब किसका काम था, नाबार्ड का काम था। अब सारी चीजें जो थी, चाहे फिर वो कॉमर्शियल बैंक हो, रूरल रीजनल बैंक हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, इन सबसे सुप्रीम बॉडी जो थी वो था नाबार्ड। इसके बाद में इसमें सेकेंड पॉइंट है,
इसका मुख्य काम उन सभी इंस्टीट्यूशन को पैसा पहुंचाना था जो किसानों की मदद कर रहे थे। एग्जैक्टली ये जो सारी चीजें हैं, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे वो रूरल रीजनल बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, उनको भी तो कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए ना। तो अब नाबार्ड ने बोला ठीक है, आप इनकी किसानों की हेल्प करो और आपकी हेल्प हम करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, किसानों तक समय पर पैसा पहुंचाना। अभी भी बहुत बार ऐसा हो रहा था कि किसानों को, उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन उनको लोन नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो नाबार्ड के आने से ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई कि उनको टाइम पर लोन मिल पा रहा था। समय समय पर जांच करना कि फंड किसानों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली बीच इसमें भी अभी क्या हो रहा था, आपको पता ही है कि इंडिया का ये बहुत पुराना प्रॉब्लम रहा है कि कोई लोन सैंक्शन होता है अगर किसी के लिए, तो वो आधा बीच में इधर उधर हो जाता है। तो नाबार्ड इस चीज पे बहुत अच्छे से नजर रख रहा था कि जो लोन किसानों के लिए सैंक्शन किया जा रहा है वो लोन किसानों तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी कुछ समस्याएं आई। ये तो जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी है किससे थी, ये क्रेडिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। मार्केटिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम थी? फर्स्ट है फार्मर्स यानी किसानों के प्रोडक्शन यानी उत्पाद को गैदर करना, एकत्रित करना। देखो मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, GPGPSS। जी का मतलब होता है गैदर करना। अब क्या हो रहा था, किसानों ने, आपने, ठीक है, आपको लोन भी मिल गया, आपकी फसल भी हो गई। अब जो आपने फसल आपके यहाँ हुई है, जिस चीज का आपने प्रोडक्शन किया है, जिस चीज का उत्पाद हुआ है, अब उसको आपको कलेक्ट भी तो करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि, है ना, सबसे पहले उसको कलेक्ट करना। तो जी से सबसे पहले गैदर हो गया। देन पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग करना यानी क्लीनिंग करना। अगर आप सारी चीजें गांव में, जैसे अगर हम बात करें वीट की, तो वहाँ क्या होता है, अगर आपने उसकी जब काटते हैं उसको, उसके बाद में उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो देन नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है, अब ठीक है आपने कलेक्ट कर लिया, आपने गैदर कर लिया, उसके बाद उत्पाद को अलग अलग करना, यानी जो आपका प्रोडक्शन है उसको अलग अलग करना, प्रोसेसिंग और क्लीनिंग करना। इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है उत्पाद का श्रेणीकरण करना। श्रेणीकरण करना मतलब छांटना, यानी ग्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। आपको पता है कि हर चीज की, अगर हम चावल की भी बात करें तो चावल में बहुत सारी क्वालिटी है, डिफरेंट क्वालिटीज हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा होता है, देन उसके बाद सेकेंड मीडियम होता है, देन उसके बाद में या फिर व्हाइट राइस भी होता है, ब्राउन राइस भी होता है। तो वो सबको अलग अलग बांटना। नेक्स्ट जी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पी का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, पैकेजिंग करना, उसको बहुत अच्छे से पैकेजिंग करना। जो भी आपका प्रोडक्शन है, अगर हम चावल की बात करें तो उसको बहुत अच्छे से उसकी पैकिंग वगैरह करना। देन उसके बाद था स्टोरिंग करना। आपने जितना भी माल इस बार बना, मतलब आपके यहाँ जिसका प्रोडक्शन हुआ है वो इस साल तो पूरा नहीं बिक जाएगा, तो उसको बचे हुए को कैसे आपको स्टोर करके रखना है नेक्स्ट सीजन के लिए, तो वो सब भी। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है सेलिंग ऑन द बेस्ट प्राइस। अब जब सारी चीजें हो गई हैं उसके बाद में उसको बेस्ट प्राइस पर सेल करना। तो GPGPSS आप याद रखना। जी का मतलब गैदर करना, पी का मतलब प्रोसेसिंग करना, नेक्स्ट जी का मतलब ग्रेडिंग करना, और पी का मतलब पैकेजिंग, स्टोरिंग और सेलिंग, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब क्या दिक्कत, अब इनमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, ये तो हमने ये पढ़ लिया कि क्या पूरी प्रोसेसिंग क्या होती है अगर कोई फसल मतलब उगाने से लेकर जब तक हम उस फसल को काट नहीं लेते हैं तब तक पूरी प्रोसेसिंग क्या होती है। प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी वो देखते हैं। किसान पहले से ही जमींदारों के कर्जे में थे। जो जमींदार थे, किसान पहले से ही उनसे बहुत ज्यादा हैवी लोन ले चुके थे। तो अब दिक्कत ये थी कि किसान अगर एक अपने यहाँ जो प्रोडक्शन कर रहा था तो उसे वो सारा अपना मतलब जो भी उसने प्रोड्यूस किया है वो सारा जमींदारों को देना पड़ता था, और वो भी उनके मन मुताबिक रेट्स पर, ठीक है। तो उसे प्रॉपर जो उसके लिए पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। फार्मर्स दे वर अंडर द डेप्थ ऑफ प्राइवेट मनी लेंडर्स, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, जिन सबसे गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया और इसको दूर करने में रूरल डेवलपमेंट, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है।
इसके बाद में नेक्स्ट है GPGPSS की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार की पहल। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम तो समझ में आ रही थी, अब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ एक्शंस लिए थे, जिसमें पहला टू क्रिएट रेगुलेटेड मार्केट्स, विनियमित बाजार बनाना, किसानों के साथ हो रहे पक्षपात को खत्म करने के लिए प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव बनाना। गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा था कि जो हमारा किसान है उसके साथ ना बहुत ज्यादा उसको प्रॉपर दाम नहीं मिल पा रहा है, उसकी जितनी मेहनत है उसके हिसाब से उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने क्या किया, उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिए किसानों के, कि ठीक है आप इनके बिहाफ पे ये बताओ कि हाँ एग्जैक्टली इनको कितना अमाउंट मिलना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये जमींदारों वाला सिस्टम खत्म करने के बाद भी मार्केट में किसानों को ये नहीं पता था कि एग्जैक्ट मतलब जो उनका प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो सबके लिए रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधि बना दिए गए थे। उसके बाद में MSP पॉलिसी, आपने नाम सुना होगा मेरे हिसाब से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जैसे इसमें क्या था थोड़ा सा समझते हैं। इसमें ये था कि गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे मान लीजिए आपका जो आपके यहाँ चावल की राइस की खेती हुई और राइस आप 20 रुपए केजी, उन्होंने एक मिनिमम प्राइस इसका तय कर दिया। सरकार ने बोला आप 21 में बेच सकते हो, मार्केट में कोई खरीदने वाला मिल रहा है आप बेच दो, 20 में 21 में बेच दो, 22 में बेच दो, 25 में बेच दो, 30 में बेच दो, 20 से ऊपर कितने में भी बेच दो। बट अगर आपको 20 तक भी कोई नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पास आओ, वो सारा सामान हम आपसे खरीद लेंगे। किस रेट में? 20 रुपीज पर केजी में। ठीक है, तो एक न्यूनतम उनके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया हर प्रोडक्ट का। इसके बाद में नेक्स्ट है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, सह कृषि विपणन समिति। क्या था ये, किस लिए बनाई गई थी? टू रेज द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स। जैसे अब मान लीजिए अगर मैं अकेली किसी चीज के लिए बोल रही हूँ, अगर मैं अकेली फार्मर हूँ और मैं अकेली अपनी रेट प्राइस कुछ और रख रही हूँ और आप बाकी जितने लोग हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, सब अपने अपने मन से कोई 20 वाली चीज किसी को हो रहा है तो उसकी मजबूरी है तो वो 18 में भी दे रहा है, किसी कोई 25 में भी दे रहा है। तो उस सब को दूर करने के लिए, बार्गेनिंग प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या किया गया, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केट्स बनाए गए इस तरीके के, जो उनकी हेल्प करेंगे कि उनको एक सही प्राइस दिलवाने में उनकी मदद करेंगे। इसके बाद सरकार ने विपणन यानी एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि किसानों को ये अपडेट कराना बहुत ज्यादा जरूरी था कि उनके प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस क्या है, मार्केट में चल क्या रहा है, प्राइसिंग क्या चल रही है, डिमांड किस चीज की है, उस सब के लिए एडवर्टाइजमेंट किया। वो एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे तरीके का था, जैसे दूरदर्शन एक चैनल है उस पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू कर रहे हैं, तो ये सारे, या फिर गाँव में वो मतलब बैनर्स लग रहे हैं, वो सब के थ्रू एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया। ये तो सारा हमने देख लिया यहाँ पे लिंगरिंग का। उसके बाद में नेक्स्ट है इमर्जिंग चैलेंज। इमर्जिंग चैलेंज बहुत थोड़ा सा है इसमें। इमर्जिंग चैलेंज में फर्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती, आप जानते हैं, इस पे इसलिए ध्यान दिया गया कि आपकी जो अभी के जेनरेशन है ये भी चीजों को अच्छी तरीके से यूज कर पाए और आपकी आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन पे अच्छी तरीके से यूज कर पाए, तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी सपोर्ट किया गया। देन इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट आउटसाइडर एग्रीकल्चर, कृषि के बाहर रोजगार। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खेती करना नहीं चाहते थे, तो उसके लिए भाई क्या आपके पास ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि अगर आप खेती ना करना चाहें तो? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ने मतलब बहुत सारे तरीके हैं, मैंने यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन या बागवानी, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, और ये सब भी अगर कोई चाहता है कि वो कृषि नहीं करना चाहता तो वो ये सब कर सकता था। होप आपको ये आज का चैप्टर समझ आया होगा। हमने एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर पढ़ लिया। इस चैप्टर में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, सारा प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो यहाँ पर हैं, इनसे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक किया करो, और मैंने आपसे कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अब हम इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपको उसका जल्दी ही उसका वीडियो मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।